नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज और मैं हूं सोनालिका आपके साथ। आज हम यहाँ बैठे हैं लोकसभा चुनाव के विषय में चर्चा करने के लिए। किसकी जीत हो रही है, किसकी हार हो रही है, कांटे की टक्कर रही है, कौन आगे निकला, कौन पीछे निकला। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि विमर्श न्यूज के टीम हमारे साथ है और प्रियदर्शी जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी हमारे साथ हैं इस पे चर्चा करने के लिए। आइए बात शुरू करते हैं। वाल्मीकि नगर सुनील महतो और दीपक यादव आरजेडी से कांटे की टक्कर रही। क्या लग रहा है आकाश जी, कौन आगे कौन पीछे निकल रहा है? सुनील कुमार महतो जो हैं, जो पहले भी यहाँ से सांसद, वर्तमान सांसद हैं, वो अभी आगे दिख रहे हैं। दीपक यादव अभी कुछ सीटों से पीछे दिख रहे हैं जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं। प्रियदर्शी जी आप क्या? सुनील कुमार महतो के जीतने की कोई चर्चा नहीं थी। श्योर सीट माना जा रहा था आरजेडी का, और ये वाल्मीकि नगर सबसे टॉप पर है, उत्तर में है और पहला नंबर सीट माना जाता है। नंबरिंग जो है 40 का। जी जी। तो सुनील कुमार महतो से ही आरजेडी का खाता खुलना, दीपक मंडल से आरजेडी का खाता खुलना था। दीपक मंडल का चीनी मिल, दीपक यादव है, दीपक यादव का, माफ करेंगे, दीपक यादव चीनी मिल के मालिक भी हैं, आर्थिक तौर पर बड़े परिवार के लोग हैं। और ये भी आपको बता दें, जानना रोचक होगा कि उनके साले जशिका लाल मर्डर के लिए दोषी ठहराए गए थे, जेल काटा उन्होंने। उस समय पूरा परिवार उनको बचाने में लगा था और पहली बार जो ट्रायल चला उसमें वो बरी हो गए थे। लेकिन तब सुओ मोटो हाईकोर्ट ने एक संज्ञान लिया, तब दोबारा सारा जांच हुआ और तब उनके साथ सजा प्राप्त कर चुके थे। तो इस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि एक दबंग यादव परिवार, मजबूत कहें दबंग से ज्यादा, क्योंकि दबंग तो क्रिमिनल्स के लिए इस्तेमाल होता है, यह परिवार मजबूत यादव परिवार, उसको इनका जो है बीजेपी का समीकरण, उस समीकरण ने जो कि इन्होंने बनाने की कोशिश की, उसने मात दिया है बीजेपी के। सुनील महतो यहाँ से जीते हैं। जी, बात करें पश्चिमी चंपारण की। यहाँ से संजय जायसवाल बीजेपी से, मदन मोहन झा कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। आकाश जी बताएं हमें कौन आगे कौन पीछे? संजय जायसवाल जी जो बीजेपी से पहले भी सांसद हैं, रह चुके हैं, और उधर मदन मोहन झा कांग्रेस से हैं, तो संजय जायसवाल जी अभी आगे चल रहे हैं। संजय जायसवाल वहां से सिटिंग है, बीजेपी के एक समय स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे हैं और पार्टी स्ट्रक्चर में ऊंचे नेता है। लेकिन अपने कंस्टिट्यूएंसी में, पार्लियामेंट्री क्षेत्र में वे अभी बदनाम चल रहे थे और बात यही चल रही थी कि इस बार लोग उनको मैंडेट नहीं देंगे, अपना मत नहीं देंगे। लेकिन इस चुनाव में बहुत कुछ उलटफेर हुआ है और ऐसा नहीं है कि आरजेडी ने खाता नहीं खोला है, बल्कि संभावना है कि अच्छी संख्या मिलेंगे। लेकिन बढ़त जो है वो आपको एनडीए का बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि एनडीए के बढ़त में बीजेपी, जेडीयू और तीसरा महत्वपूर्ण घटक, वह तीनों आगे है। तीसरा महत्वपूर्ण घटक है एलजेपी रामविलास पासवान। तो एलजेपी आर, इसने भी अपना खाता खोल रखा है। तो कहने की बात यह है कि मैंने यहाँ पर संजय जायसवाल लीड ले लिए हैं। अब मदन मोहन झा अभी कांग्रेस प्रेसिडेंट है, इनके पहले वो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, उस समय भक्तचरण दास ऑब्जर्वर थे। तो मदन मोहन झा को अपनी एक कंस्टिट्यूएंसी संभालनी थी और कांग्रेस अब प्लान कर रहा था बिहार में फिर से वापसी का, उठान का जी। इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मदन मोहन झा पर बहुत कुछ निर्भर करता था। कांग्रेस को अपनी सीट को 1 से बढ़ा करके 3, 4, 5 करना चाहिए था। 9 सीट पर ये लड़ रहे हैं। लेकिन मदन मोहन झा जो है वह अभी तक जीत के ट्रेंड में नहीं है। आपने ठीक ही कहा कि संजय जायसवाल जी। प्रियदर्शी जी, ये तो बात रही पश्चिमी चंपारण की। बात करेंगे पूर्वी चंपारण की, जहां राधा मोहन सिंह और नवल किशोर प्रसाद बीजेपी और वीआईपी से हैं। कांटे की टक्कर बताएंगे आकाश जी हमें कौन आगे कौन पीछे? जैसा कि अभी वर्तमान स्थिति लग रही है, राधा मोहन सिंह जो बीजेपी से हैं वो आगे चल रहे हैं और नवल किशोर प्रसाद वीआईपी के वो अभी पीछे हैं। प्रियदर्शी जी। सोनालिका जी, इसमें तीसरे नंबर पर आते आते ये ध्यान में आ रही है बात कि वीआईपी
वीआईपी को 3 जगह पर लड़ करके अपनी जीत दिखानी थी और वीआईपी के लीडर लगातार हेलीकॉप्टर साझेदार थे। 200 सभाएं जब कर लिया तेजस्वी ने, तो तेजस्वी के लगातार हेलीकॉप्टर साझेदार थे। ठीक है, तो इस तरह हम ये कहना चाहते हैं कि वीआईपी ने यहाँ अपना खाता नहीं खोला है अभी तक, ट्रेंड के हिसाब से। रिजल्ट तो आना बाकी है। और राधा मोहन सिंह जो हैं यहाँ से बढ़त पर हैं, बरकरार हैं। जी, अब बात करेंगे गोपालगंज की, जो कि एक सुरक्षित सीट है। आलोक कुमार सुमन जेडीयू से, प्रेमनाथ चंचल वीआईपी से। क्या कहेंगे आकाश जी? आलोक चंचल जी आगे चल रहे हैं। आलोक सुमन आलोक सुमन जी जो जदयू से हैं वो आगे चल रहे हैं, और चंचल जी जो वीआईपी, प्रेमनाथ चंचल जी जो वीआईपी से हैं वो अभी पीछे हैं। प्रियदर्शी जी, ठीक ही बात है। मतलब वीआईपी पर हमने अभी थोड़ी देर बाद पहले कही, बगल बगल का सीट है, मतलब पूर्वी चंपारण से सटा हुआ ज्योग्राफिकल इलाका है, वह है गोपालगंज। इन सब इलाकों की टोपोग्राफी, भूजल बनावट, भूतल बनावट एक तरह का है, तो यहाँ से वीआईपी नहीं जीते। और जेडीयू को है, एनडीए में जेडीयू को है, तो ये एक ही साथ ये जेडीयू का ही अभी तक चल रहा है खाता। ये चारों सीट पर आप देखिएगा कि ये जो है एनडीए जीत रही है। बात करते हैं अब सिवान की, जहां विजय लक्ष्मी जेडीयू और अवध बिहारी चौधरी आरजेडी और हिना साहब निर्दलीय हैं। तो आकाश जी बताएं हमें, कांटे की टक्कर यहाँ पे क्या लगता है? हिना साहब आगे निकलेंगी, कौन पीछे छूट जाएगा, क्या होगा? तो जैसा कि अभी वर्तमान स्थिति है, विजय लक्ष्मी जदयू से जो है वो आगे चल रही हैं, और अवध बिहारी चौधरी और हिना साहब लगभग आगे पीछे हैं, दूसरे नंबर की ओर चल रही है। ठीक ही बात है। विजय लक्ष्मी सबसे पहले मैदान में आ गई थी। रमेश कुशवाहा की पत्नी हैं। रमेश कुशवाहा कुछ टर्म पहले जीरादेई से जेडीयू के विधायक थे और नीतीश जी के करीबी थे। फिर वो उपेंद्र कुशवाहा के भी करीबी आए। मैं वो समय जानता हूं जब उपेंद्र कुशवाहा रमेश कुशवाहा के फादर की मृत्यु के बाद, जो एक उस इलाके के जाने माने व्यक्ति थे, प्रगतिशील व्यक्ति थे, तो उस समय उपेंद्र कुशवाहा आए थे। बाद में इन लोगों की बात चली और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के उपाध्यक्ष थे, लेकिन बाद में दोबारा उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में चले गए और तब रमेश कुशवाहा के साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रह गई। उस पार्टी को उन्होंने जेडीयू में मर्ज करवाया और इसके बाद कई कारण होंगे, वो कारण हम लोग नहीं जानते हैं, भीतरी कारण होंगे। मतलब रमेश कुशवाहा को उम्मीदवार नहीं बनाया गया, हालांकि वो एक राजनीतिज्ञ है, उनके ऊपर कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रचर्चित रूप से कोई दाग नहीं है। तो रमेश कुशवाहा ने, मैंने क्या कारण हुआ कि अपनी पत्नी विजया लक्ष्मी को आगे बढ़ाया। विजया लक्ष्मी एक उस इलाके के कुशवाहा परिवार की संभ्रांत महिला है, ठीक है, और पढ़ी लिखी भी है ऐसा लगता है, लेकिन वो चुनाव कैंपेन में मतलब मोम की पुतली की तरह ही दिखाई पड़ी। तो असल में रमेश कुशवाहा लड़ रहे थे इनकी तरफ से और रमेश कुशवाहा ने लड़ाई सबसे पहले शुरू कर दी। ये तो है कि आपको वहां से आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं अवध बिहारी चौधरी, जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इस तरह से वो बिहार के संसदीय परंपरा में वो एक दिग्गज व्यक्ति हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया था। उसकी वजह थी हिना साहब। हिना साहब का जिक्र आप इसमें नहीं आया, जबकि सिवान से जो मैंने आपके चैनल का भी प्रोग्राम देखा है, उसमें हिना साहब के बारे में सबसे ज्यादा लोग बोल रहे थे और अन्य कुछ स्थानीय चैनल्स हैं जिन्होंने प्रिडिक्शन किया था। तो सिवान और पूर्णिया में पप्पू यादव के और हिना साहब के जीतने की, निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने की बात की थी और ये 2 ट्रायंगुलर सीट था, तीसरा ट्रायंगुलर सीट था काराकाट, ठीक है। तो मैंने थोड़ा समय ले लिया आपका कि सिवान से हिना साहब इन दोनों में नहीं है कॉन्टेस्ट में अभी तक। अब
ट्रेंड आगे देखा जाए, क्योंकि उनकी फॉलोइंग जो है सिवान के बढ़िया साइड में ज़्यादा थी। बढ़िया जो है सिवान से उत्तर का इलाका है। अब हम नहीं कह सकते हैं, राउंड्स चल रहे हैं और उस तरह से हम लोग को जानकारी नहीं है। तो हिना साहब क्या स्थान बनाती हैं? हिना साहब लगातार हार रही MP हैं। मतलब शहाबुद्दीन के जीवन काल में भी जेल थे, तब भी वो लड़ी थी, RJD की तरफ से लड़ी थी। इस बार उन्होंने डिसाइड किया कि निर्दलीय लड़ेंगी और पॉलिटिकल एक्सपेक्टेटर, आलोचक, समीक्षक हिना साहब को बहुत महत्व दे रहे थे। तो सिवान के बारे में मैं थोड़ा ज्यादा आपके सामने भूल गया। ये रोचक ट्रायंगुलर सीट था, लेकिन सेटल हुआ किसके पक्ष में? मतलब NDA के पक्ष में सेटल हुआ। JD के उम्मीदवार कुशवाहा, और कुशवाहा चर्चा में थे, ऐसा नहीं है कि, बल्कि राधा मोहन सिंह जो है वो किनारे थे, लेकिन अब वो सेकंड पर आ गए हैं। और पार्टी कैंडिडेट और मेन आर पार की लड़ाई में जो मुख्य प्रतिद्वंदी है वह होना महत्वपूर्ण होता है। तो जनता ने इसमें हिना साहब को नहीं वोट दिया, और दिया मतलब उनके मुकाबले। ठीक है, यही बात है कि विजय लक्ष्मी जो है, अभी तक जो बात आ रही है उसको मैं बहुत कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये जनमत के विपरीत किस्म की बातें हो रही हैं या आश्चर्यजनक बात हो रही है। ठीक है, अब आते हैं सीधे महाराजगंज पे, जहां जनार्दन सिंह सिग्रीवाल BJP से और आकाश कुमार सिंह कांग्रेस से उम्मीदवार हैं जो लड़े। कौन जीता कौन हारा, यहाँ भी कांटे की टक्कर थी। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो BJP से हैं, वो पहले भी रह चुके हैं यहाँ सांसद, और आकाश सिंह जो हैं, अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं। और कहा जाता है कि लालू यादव ने अखिलेश सिंह को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनने में मदद की है। तो इस तरह तो आकाश सिंह अभी पीछे चल रहे हैं और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अभी आगे हैं अभी के रुझान के अनुसार। तो सोनालिका जी, आकाश जी, जनार्दन सिग्रीवाल अब हैट्रिक बनाने जा रहे हैं, 3 बार लगातार जी वहां से MP, और वो BJP के RSS के एक लगातार चल रहे लीडर हैं। ठीक है, और इस बार हर क्षेत्र में, चूंकि सभी सीट पर NDA जीती थी, तो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हर सीट पर चर्चा चल रही थी कि उनको कौन हराएगा। तो आकाश वहां एक आकस्मिक कैंडिडेट थे, और चूंकि यहाँ पार्टी के अध्यक्ष हो गए अखिलेश सिंह, तो उसके बाद अपने बेटे को उन्होंने वहां टिकट दे दिया, जैसा कि आप बता रहे हैं बेटे को। तो वो अपना जो दावेदारी है वो पिछड़ रहे हैं, और सिग्रीवाल जो है वो स्वाभाविक रूप से अपने स्थान पर कायम है। ये सिटिंग कैंडिडेट फिर से जीत रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सारण की, जहां राजीव प्रताप रूडी BJP से और रोहिणी आचार्य RJD से। तो बताइए आकाश जी, कौन जीत रहा है? जैसा कि अभी माहौल बता रहा है, यहाँ कांटे की टक्कर चल रही है। राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य के बीच उलटफेर हो रही है। अभी कुछ यहाँ कहा नहीं जा सकता है कौन है, तो यही यहाँ की वर्तमान स्थिति है। ठीक बात है। रोहिणी आचार्य जो है सुबह आगे चल रही है, और काफी समय तक खबर आती रही, सुबह से ही ट्रेंड आने लगता है। लेकिन ये तो स्वाभाविक है, आप यहाँ से निकलिएगा अपने स्टूडियो से और बीरचंद पटेल या गार्डन रोड पर जाइएगा, तो पहले बाईं तरफ BJP का दफ्तर आएगा, उसके बाद RJD का आएगा बाईं तरफ, फिर दाहिनी तरफ JDU का आएगा। एक समय पिछले इलेक्शन में BJP कोर में थी, केंद्र में थी। तो सुबह इधर 1 घंटा 1.5 घंटा पहले जाते समय बम और पड़ाके और खुशियां, ये सब BJP दफ्तर में थे। और उसके बाद वो 20 के असेंबली इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से सुबह के ट्रेंड के हिसाब से रोहिणी आचार्य आगे चल रही थी। वहां टफ कॉन्टेस्ट इसलिए था कि लालू यादव जाकर के अपनी बेटी रोहिणी के लिए, जिस बेटी ने उनको अपनी एक किडनी दे करके बचाया जी, लालू की किडनी फेल कर जाने पर 2 किडनी होती है, तो बचाया, और सिंगापुर रहती है। उस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुआ कि वो यहाँ की नागरिक नहीं है। लेकिन राजीव प्रताप रूडी, जो कि एक पॉश किस्म के लोगों से कम मिलने जुलने वाले MP के रूप में जाने जाते हैं, तो उनको रोहिणी बढ़िया कॉन्टेस्ट देगी, ये बात चल रही थी। तो इसमें बात सही है कि कॉन्टेस्ट बना हुआ है, लेकिन इस समय हम जब स्टूडियो में बैठे हैं
इस समय तक की खबरों के हिसाब से राजीव गांधी आगे चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हाजीपुर सीट की, जहां से चिराग पासवान एलजेपीआर और शिवचंद्र राम आरजेडी से उम्मीदवार थे और उनमें कांटे की टक्कर हुई है। और बात करेंगे आकाश जी से, बताएंगे कि क्या पीछे कौन आगे, क्या समीकरण नजर आ रहा है। जैसा कि अभी के हिसाब से बोला जाए तो चिराग पासवान बहुत आसानी से आगे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब सीट से वोटों से आगे चल रहे हैं। और उसी तरफ दूसरी ओर शिवचंद्र राम जो आरजेडी से हैं वो बहुत पीछे हैं। प्रियदर्शी जी, देखिए, इन्होंने मतलब बिहार के दो राइवल पॉलिटिकल ग्रुप्स में चिराग पासवान ने हाजीपुर की सीट ली है, ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने ये सीट अपने चाचा से खींच करके ली है। रामविलास पासवान जब तक जिंदा थे, पिछले इलेक्शन में अपने भाई पशुपति पारस को वहां से उन्होंने टिकट दिया था। इस वजह से चिराग पासवान जमुई से लड़े कर जीते, 2 बार लगातार जमुई से जीते। लेकिन अब बाद में जो उनकी पार्टी में उलटफेर हुआ, पशुपति पारस सारे एमपी को लेके एक बार निकल गए और चिराग पासवान को अलग कर दिया। तब चिराग पासवान जो है वह अपने पिता के फॉर्मेट में आ गए थे और लगातार बिहार में कैंपेन कर रहे थे। तो चिराग पासवान को जितना समर्थन मिला, अंत में बीजेपी ने यह तय किया कि पशुपति पारस को कुछ और बातें समझा करके वो चिराग पासवान को अडॉप्ट करेंगे। चिराग पासवान खुद जीत ही रहे हैं, उनके जीजा जमुई से जीत रहे हैं जो सीट उन्होंने खाली किया। और अन्य जगहों पर भी ट्रेंड मैंने जो देखा था, आप लोग आइएगा क्रमशः, तो एलजेपी जो है 5 में 5 सीट पर अपना बढ़त बनाए हुए जी, चिराग पासवान भी बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन काबिले गौर है कि जब तक हमने देखा उसमें जीत का मार्जिन, माने मतों का मार्जिन जो है बहुत बड़ा नहीं था जो कि पहले हुआ करता था। अब अंत में ये बात सेटल होगा, अभी कहना प्रीमेच्योर है। तो चिराग पासवान एक लोकप्रिय नेता हैं, उनको लोगों ने पसंद किया है। उनके पक्ष में विमर्श न्यूज के कैमरा पर भी हमने देखा है, देखते हैं आपका सारा प्रोग्राम। तो आपके रिपोर्टर चंद्रशेखर के सामने उन लोगों ने मतलब चिराग के पक्ष में सार्वजनिक बातें कही हैं। तो चिराग पासवान जो है जी, ठीक है, इतनी बातें इसके साथ जानना जरूरी है। और एक और बात कि जो हम लोग उधर से चले थे तो गंडक किनारे से चले थे ऊपर ही, ठीक है, और फिर नीचे आ गए और फिर गंगा किनारे हम लोग चलते रहे, सरयू और गंगा किनारे, मतलब गोपालगंज, सिवान और छपरा। सिवान और छपरा जो है निसार है। इसके बाद ठीक हम लोग गंडक पार करके इस पार आ गए हैं। ये भी गंगा किनारे का इलाका है, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ी नदी है गंडक नदी। तो गंडक के इस पार और उस पार, तो आप गंडक पार करके पश्चिम तरफ आ गए हैं, ठीक है। अब चलते हैं वैशाली सीट पर और देखते हैं, पूछते हैं आकाश जी से कि वीणा देवी बीजेपी और मुन्ना शुक्ला आरजेडी, क्या है आपका कहना आकाश जी? वीणा देवी बीजेपी से अभी आगे चल रही हैं और मुन्ना शुक्ला जो आरजेडी से हैं वो भी थोड़ा पीछे चल रहे हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो आरजेडी यहाँ पर भी हार रही है और वीणा देवी वहां से जीत रही हैं। ये वैशाली का यही रुझान है। अब चलते हैं मुजफ्फरपुर की तरफ, जहां राजभूषण निषाद बीजेपी और अजय निषाद कांग्रेस से हैं। आकाश जी बताइए हमें, कौन आगे कौन पीछे, कांटे की टक्कर, किसने किसको कितने वोट से आगे चल रहे हैं, कौन पीछे चल रहे हैं, बताइए जरा हमें। अजय निषाद जो कि कांग्रेस में अभी हैं, बीजेपी से उनको टिकट नहीं मिला तो अजय निषाद कांग्रेस से लड़ रहे हैं। और उधर दूसरी ओर राजभूषण निषाद बीजेपी से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो राजभूषण निषाद जो हैं वो अभी आगे चल रहे हैं। आप उनसे पूछिए जी। प्रदर्शन ठीक है, मुजफ्फरपुर में तो कांग्रेस से बीजेपी का सिटिंग उम्मीदवार लड़ रहा था। अपने ही सिटिंग उम्मीदवार की जब टिकट काट दी और कांग्रेस को जब 9 सीट मिल गया था, तो हाल ये था कि 9 सीट पर कौन लड़ेगा, उसके पास उम्मीदवार नहीं थे। तो उसमें ही मुजफ्फरपुर की कहानी है कि उनके लिए एक वरदान हो गया कि जीते हुए उम्मीदवार को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और तब वह कांग्रेस से लड़ने के लिए आया तो तुरंत कांग्रेस ने उसको टिकट दे दिया। लेकिन इसके बावजूद
बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है, यही बात है। जी प्रियदर्शी जी, अब हम बात करेंगे दरभंगा सीट की, जहां गोपाल जी ठाकुर बीजेपी से और कलित यादव आरजेडी से उम्मीदवार हैं। आइए बात करते हैं आकाश जी से। बताइए आकाश जी, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप कहना चाहेंगे। गोपाल जी ठाकुर जो हैं अभी बीजेपी से, जैसा कि उनको क्या नाम, इस पे कहा कुछ क्या पूछा बोलिए ना, जो बोल रहे हैं। गोपाल जी ठाकुर सब सीट पर चर्चा हो रही खाली आगे पीछे बोलना तो क्या हो? है। गोपाल जी ठाकुर जो कि बीजेपी से हैं, उधर दूसरी ओर ललित यादव आरजेडी से हैं, और गोपाल जी ठाकुर कुछ सीटों से आगे चल रहे हैं। कुछ सीटों से नहीं, गोपाल जी ठाकुर कुछ वोटों से आगे दिखाई। रेस कर दी, फिर से कर दी, क्या बोले? दरभंगा का फिर से कर दी। तो क्या बोले? कुछ सीटों गलत बोले। हाँ, सीटों से आगे नहीं चल रहे, कुछ वोटों से आगे। सीट हाँ, वोट से गोपाल जी ठाकुर जो बीजेपी से हैं, और उधर दूसरी ओर ललित यादव जो आरजेडी से हैं, तो गोपाल जी ठाकुर कुछ मतों से आगे चल रहे हैं। यही स्थिति है यहाँ की भी। हाँ, ये बात ठीक है, और इसमें कोई मेरे पास बहुत विशेष कोई बात कहने के लिए नहीं है। ये इतनी बात है कि मतलब एनडीए अभी तक जो जिन सीटों के बारे में आपने विचार किया, वहाँ एनडीए ने अभी तक एक तरफा अपनी बढ़त बना करके रखी हुई है। बात करें मधुबनी की, तो अशोक यादव और अली अनवर फातमी यहाँ आरजेडी से हैं। आकाश जी बताइए हमें। जैसा कि मैं जब वहाँ रिपोर्टिंग करने गया था, तो दोनों तरफ से आवाज उठ रही थी। कोई बोल रहा था कि अशोक यादव जीतेंगे, एक तरफ से कुछ लोग बोल रहे थे कि अली अशरफ फातमी जी, लेकिन बताया जा रहा था कि अली अशरफ फातमी जी की मतलब मुस्लिम में ही 2-3 मत बढ़ चुके हैं, लेकिन तब पर भी कुछ लोग बोल रहे थे कि उनका वो जीत सकते हैं। लेकिन तो कांटे की टक्कर अभी भी यहाँ बताई जा रही है। देखिए, मधुबनी में तो आप ही को आपके ही चैनल पर मधुबनी के पब्लिक ओपिनियन में एक व्यक्ति बहुत विश्वास से बोल रहा था कि 4,30,000 मतों से अशोक यादव जीते हैं और उनको हराया नहीं जा सकता है। अब अशोक यादव की बढ़त मतलब स्वाभाविक है। अली अशरफ फातमी जो हैं, वह 2 बार जब सिद्दीकी वहां से हार जाते हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी जो आरजेडी में अली अशरफ फातमी के मुकाबले पुराने और गंभीर होते हुए भी सिद्दीकी एक जाने माने नेता थे। 74 आंदोलन से निकले हैं, कर्पूरी जी के समय भी और लालू जी के समय भी और ये तेजस्वी के समय भी। लेकिन इस दफा न ही अब्दुल बारी सिद्दीकी ने उसमें दिलचस्पी ली अशोक यादव से मुकाबला करने की, और इसके बाद दूसरी बात है कि अशोक यादव के खिलाफ अगर कोई बात थी भी क्षेत्र में, तो इनके पिता के खिलाफ कम थी, और वो पिता की सीट इन्होंने पाई है। वो है हुकुमदेव नारायण यादव, जो सोशलिस्ट धारा के थे, लेकिन काफ़ी पहले वो बीजेपी में आ गए थे, बीजेपी के लीडर काफ़ी पहले। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि इस सीट पर मतलब स्वाभाविक बढ़त बना करके रखा है, मतलब अशोक यादव मधुबनी, और अली अशरफ फातमी कितना कॉन्टेस्ट दे पाते हैं ये देखना है, अंत में पता चलेगा। जी प्रियदर्शी जी, तो अब सीधे चलते झंझारपुर सीट की तरफ, जहां रामप्रीत मंडल जेडीयू से और सुमन कुमार महासेठ वीआईपी से, और यहाँ एक निर्दलीय उम्मीदवार गुलाब यादव। क्या कहेंगे आकाश जी इस सब के बारे में, कौन आगे कौन पीछे? यहाँ गुलाब यादव के आने से थोड़ी मोड़ी दोनों तरफ की सीट डगमगा गई है, और जैसा कि लगता है रामप्रीत मंडल जो है, जैसा कि लगता है रामप्रीत मंडल है वो अभी आगे चल रहे हैं, लेकिन आरजेडी के उम्मीदवार भी अभी टक्कर में हैं। अरे गलत बोल दिया, फिर से करिए, फिर से करो, शुरू से करो, तुम्हारे से शुरू करो। नहीं, हाँ शुरू करो। कहाँ थे हम लोग? झंझारपुर। इसमें पढ़िए ना, राइटिंग समझ में नहीं आया, साफ लिखा हुआ है।
जी प्रियदर्शी जी, अब चलते हैं सीधे झंझारपुर सीट की तरफ, जहां रामप्रीत मंडल जेडीयू से और सुमन कुमार महासेठ वीआईपी से और निर्दलीय उम्मीदवार गुलाब यादव जी हैं। बताइए आकाश जी, क्या कहना चाहेंगे? कांटे की टक्कर, कौन आगे कौन पीछे, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है? जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, रामप्रीत मंडल और दूसरी तरफ रामप्रीत मंडल बीजेपी से हैं, हम बोले रामप्रीत मंडल जेडीयू से हैं और दूसरी तरफ आरजेडी के उम्मीदवार हैं सुमन कुमार महासेठ। और गुलाब जी जो है वो दोनों का खेल बिगाड़ सकते हैं, वोट कटुआ के तौर पर दिख रहे हैं। तो उस तरह देखा जाए तो ज़्यादा अभी आगे चल रहे हैं आपको जेडीयू के उम्मीदवार, और वीआईपी के उम्मीदवार अभी कुछ सीटों से पीछे चल रहे हैं। तो यही यहाँ की स्थिति है। देखिए, सुमन कुमार महासेठ एमएलसी थे बीजेपी में, और वीआईपी को जो 3 सीट अंतिम समय में आरजेडी ने अपने हिस्से से निकाल कर दे दिया था, तो उन 3 सीट के बारे में कहा जाता है कि वीआईपी कोई यहाँ पर अलग पॉलिटिकल फोर्स नहीं बन पाया है, बावजूद इसके कि निषाद और गंगोत इत्यादि जातियां, अनेक जातियां ये वीआईपी को के कहने पर वोट कर रही हैं। वीआईपी ने सुमन कुमार महासेठ को जिस तरह से टिकट दिया, उस पर से उंगली उठी कि वो टिकट बेच दिया। तो सुमन कुमार महासेठ इस तरह दोनों पाले में वहां एक ही बात थी। सुमन कुमार महासेठ वीआईपी से, जो कि इंडिया गठबंधन के आरजेडी के समर्थन से खड़े हुए थे, तो वह चुनाव में आगे नहीं चल पा रहे हैं और यहाँ अपनी बढ़त बना करके रखी है रामप्रीत मंडल ने। अब इसमें गुलाब यादव फैक्टर है। जब रामप्रीत मंडल को जेडीयू से टिकट मिला, गुलाब यादव को दूसरी तरफ सीट मिल सकता था लड़ने के लिए, और वो आरजेडी से मिल सकता था, लेकिन आरजेडी ने वह सीट अपने सहकर्मी वीआईपी को दे दिया। तो इस तरह से यह जो उम्मीदवार है, जो मजबूत दमदार उम्मीदवार है, निर्दलीय लड़ गया। लेकिन इस बार चुनाव में निर्दलीय रूप से जो लोग बहुत मजबूती से खड़े हुए, 4 हो जाता है इनको लेकर के, ये पप्पू यादव, हिना साहब और चौथे नंबर पर इधर पवन सिंह काराकाट से। तो इन निर्दलीयों ने मैंने कोई अपना जलवा नहीं दिखाया है, और यहाँ भी आर पार की लड़ाई है दोनों खेमे में। और तब जबकि सुमन कुमार महासेठ आकस्मिक कैंडिडेट हो जाते हैं, मैंने परोक्ष रूप से इंडिया खेमे से, इंडिया गठबंधन खेमे से, तब रामप्रीत मंडल जेडीयू जो एनडीए के पार्टनर है, वो अपनी बढ़त बना करके रख रहे हैं अभी तक, और ये स्वाभाविक दिखता है। जी प्रियदर्शी जी, चलिए प्रियदर्शी जी, अब चलते हैं सीधे उज्जियारपुर की तरफ से, जहां नित्यानंद राय बीजेपी और आलोक मेहता आरजेडी से कांटे की टक्कर। बताएंगे हमें आकाश जी, कौन आगे कौन पीछे? यहाँ पे तो सीधी तौर पर नित्यानंद राय जो कि बीजेपी के हैं, वो आलोक मेहता को शिकस्त दे रहे हैं, जैसा अभी तक लग रहा। आकाश, क्या आप जानते हैं कि आलोक मेहता उतना ही महत्वपूर्ण कैंडिडेट थे जितना ये एनडीए कैंप में नित्यानंद राय को अमित शाह का वरदहस्त प्राप्त था, अमित शाह ने लाया था, और एक समय चल रहा था कि वही पार्टी की कमान संभालेंगे। ठीक है, वो जो बात है सो बात है। आलोक मेहता पर बहुत दाव था, इसलिए कि वो जब आरजेडी के लोग मंत्रिमंडल में रहे तो आलोक मेहता बहुत बड़े ट्रबल शूटर थे। यहाँ तक कि एक समय जब तेज प्रताप को हेल्थ डिपार्टमेंट दिया गया था, और तेज प्रताप किसी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर के रूप में जो नाकाबिल लोग हैं उसमें से ही उनका नाम आता था, तब डिपार्टमेंट को संभालने के लिए आलोक मेहता को लालू जी ने लगाया हुआ था साथ में। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आलोक मेहता जो सुबह में बढ़त बनाए हुए थे, बाद में और बहुत देर तक बात चल रही थी कि नित्यानंद राय पिछड़ रहे हैं, हाइलाइट्स दिखाए जा रहे थे, लेकिन बाद में नित्यानंद राय ने अपना स्टेटस बना लिया, राउंड्स जब बदलते चले गए तब।
मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।